नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्होंने अकेले ही सदियों से चली आ रही परंपराओं को सीधी चुनौती दी और कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय की। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सदियों पुरानी परंपरा को कोई कैसे बदल सकता है? ये सवाल ही असल में उस सबसे बड़ी चुनौती का निचोड़ है जिसका सामना राम मोहन राय को करना पड़ा था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो पीढ़ियों से लोगों के जहन में बसी हो, उसे बदलना कितना मुश्किल रहा होगा। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि राम मोहन राय इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं। हमें पहले उस दौर के भारत को देखना होगा। वो समाज कैसा था? वो एक ऐसा समाज था जो कई तरह की परंपराओं में जकड़ा हुआ था और जिसे बदलाव की कह सकते हैं कि सख्त से सख्त जरूरत थी। और उस समय की सामाजिक समस्याओं का शायद सबसे क्रूर, सबसे भयानक उदाहरण था सती प्रथा। ये एक ऐसी अमानवीय प्रथा थी जहां एक महिला को उसके पति की मौत के बाद उसकी चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इस एक प्रथा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर थे। लेकिन देखिए, बात सिर्फ सती प्रथा तक ही सीमित नहीं थी। समाज में और भी बहुत सी गहरी समस्याएं थीं। बाल विवाह, बहु विवाह, विधवाओं की जो दयनीय हालत थी वो, जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत तो था ही, ऊपर से अंधविश्वास और कट्टरपंथ इतना ज्यादा था कि महिलाओं को शिक्षा से भी दूर रखा जाता था। मतलब एक ऐसा माहौल था जहां सुधार की एक बड़ी लहर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे ही माहौल में एक शख्सियत सामने आती है जिसने इन सारी चीजों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। एक ऐसा इंसान जो इस पूरी हकीकत को चुनौती देने के लिए तैयार था। जी, हमारी कहानी के नायक राजा राम मोहन रॉय। उनका जन्म हुआ 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, इनके नाम के आगे जो राजा लगा है वो किसी रियासत की वजह से नहीं था। ये उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उनके ज्ञान और उनके प्रभाव के सम्मान में दी थी। लेकिन देखिए, उनकी असली पहचान इन सबसे कहीं बड़ी थी। वो थे एक महान सामाजिक और धार्मिक सुधारक। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जबरदस्त बुद्धि। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। संस्कृत, फारसी, अरबी, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ तक कि हिब्रू और ग्रीक भी। मतलब उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों और दर्शनों को उनकी अपनी असली भाषा में पढ़ा। इसी ज्ञान ने उन्हें एक ऐसा नजरिया दिया, एक ग्लोबल आउटलुक दिया जो उस जमाने में शायद ही किसी और के पास था। तो सवाल ये उठता है कि इतने गहरे ज्ञान ने उन्हें किस सोच, किस विचार की तरफ बढ़ाया। चलिए अब उनके उस मूल दर्शन को समझते हैं जिसने उनके हर सुधार को ताकत दी। देखिए, राम मोहन राय ने दो तरह की सोच के बीच एक बहुत साफ फर्क देखा। एक तरफ थी अंधी आस्था, मतलब जो भी रीति रिवाज या नियम है उन्हें बिना कोई सवाल किए बस मान लेना। और दूसरी तरफ थी तर्क संगत आस्था, जहां हर परंपरा को, हर रीति को तर्क और नैतिकता की कसौटी पर परखा जाता था। और जाहिर है उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और यही यही उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला दिया कि भारतीय परंपरा को जब आधुनिक विज्ञान और तर्क के साथ जोड़ा जाएगा तो एक प्रगतिशील समाज बनेगा। उनका मकसद अपने अतीत को मिटाना नहीं था, बल्कि उसे भविष्य के लिए और बेहतर और ज्यादा प्रासंगिक बनाना था। ये जो एक लाइन है ना, उन्होंने धर्म को तर्क से और समाज को सुधार से जोड़ने का काम किया। ये उनके पूरे मिशन को, उनकी पूरी जिंदगी के काम को एक लाइन में बता देती है। धर्म और समाज के बीच एक ऐसा पुल बनाना जिसकी नींव तर्क और सुधार पर टिकी हो। देखिए, सिर्फ बड़े बड़े विचार रखना ही काफी नहीं होता। राम मोहन राय ने इन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कह सकते हैं कि कई लड़ाइयां लड़ी। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उनके विचार धीरे धीरे एक्शन में बदले। सबसे पहले 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई, एक ऐसी जगह जहां लोग धार्मिक अंधविश्वासों पर खुलकर बहस कर सकते थे। फिर यही छोटा सा आइडिया 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। और फिर उनके लगातार प्रयासों का सबसे बड़ा नतीजा सामने आया। 1829, ये साल भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है।
इसी साल उनके सालों के संघर्ष और अभियान के बाद सती प्रथा पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। ये सामाजिक न्याय की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। पर उनका काम सिर्फ सती प्रथा को खत्म करने तक ही नहीं रुका था। वो महिलाओं की शिक्षा के, उनके संपत्ति के अधिकार के एक बहुत बड़े पैरोकार थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अखबारों संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के जरिए प्रेस की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी। जाति व्यवस्था और बहुविवाह जैसी कुरीतियों का तो उन्होंने खुलकर विरोध किया। मतलब उनका विजन वाकई अपने समय से बहुत आगे का था। तो जब उनके इन सारे योगदानों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होती कि इतिहास ने उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया, एक ऐसा नाम जो उनकी पूरी विरासत को अपने अंदर समेट लेता है। तो आखिर सवाल यही है कि उन्हें आधुनिक भारत का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनके ऐतिहासिक असर का निचोड़ है। इसका जवाब छिपा है इन 4 स्तंभों में, जिन पर उन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। पहला, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, सती प्रथा और जाति व्यवस्था के खिलाफ। दूसरा, उन्होंने आधुनिक शिक्षा का रास्ता दिखाया, विज्ञान और तर्क की वकालत की। तीसरा, उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता का बचाव किया, मतलब प्रेस की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। और चौथा, उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर आज के भारत की इमारत खड़ी है। और अंत में शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन थी, उनकी असली प्रतिभा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अपने अतीत को, अपनी परंपराओं को पूरी तरह से छोड़ दो, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि परंपरा का सम्मान करते हुए भी समाज में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाया, और यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे स्थायी विरासत है।